हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 फरवरी 2022 के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हमें मोहित शर्मा और आदित्य कुमार जी ने भेजा था, तो आप दोनों का दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि कब दी गई? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1229 में इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो बगदाद के खलीफा ने दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने भारत में अपने सभी विरोधियों का दमन करके अपने आप को निर्विवाद रूप से दिल्ली का शासक सिद्ध कर दिया। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी। अतः दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गया और सुल्तान का पद कानूनी तथा वंशानुगत हो गया। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि सुल्तान का पद कब कानूनी और वंशानुगत हो गया? तो इल्तुतमिश के समय से। ठीक है, इल्तुतमिश आया है, तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ी सी इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। ठीक है, इनका शासनकाल क्या था? 1210 से 1236, यानी कि टोटल लगभग 26 ईयर। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक थे। इनका टाइम पीरियड 1210 से 1236। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ के सूबेदार थे? तो याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम है इनका शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। और क्या बात है याद रखना है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? फर्स्ट शासक कौन है? तो इल्तुतमिश ही है। ठीक है, इल्तुतमिश ही है दिल्ली को राजधानी बनाने वाले पहले शासक। ठीक, अगर आपसे पूछ लें कि तुर्कान ए चहलगामी के निर्माता कौन है? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले कि एकता प्रणाली किसने शुरू की? एकता प्रणाली, तो ये भी आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली होता क्या है? जैसे कि किसी से आप कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है, उसको पैसे ना देकर उसके तनख्वाह के रूप में आप भूमि दान दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जमीन दे रहे हैं, तो वो होता है एकता प्रणाली। ठीक है, और क्या इल्तुतमिश से क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि शुद्ध अरबी के सिक्के कौन से शासक ने चलाए, अगर तुर्क शासक दे देगा तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि भारत का पहला मकबरा किसका है? पहला मकबरा किसने बनवाया? तो वो आंसर होगा इल्तुतमिश, उसने खुद का मकबरा बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, गुंबद निर्माण के पिता किन्हें कहा जाता है? गुंबद निर्माण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण के पिता कहा जाता है। ठीक, और क्या क्वेश्चन बनेगा? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपके आगे कोई शिफ्ट में एग्जाम है तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश की जो सेना होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? इल्तुतमिश की सेना को हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हश्म ए कल्ब। ठीक, या कल्ब ए
सुल्तानी। ये इल्तुतमिश की सेना का नाम है। हस्म या ए कल्ब और कल्ब ए सुल्तानी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, मिनहाज उस सिराज को सभी जानते हैं। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज जिनकी पुस्तक फेमस बुक है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज जिनकी बुक का नाम है तबकात ए नासरी, या पूछ सकते हैं तबकात ए नासरी के राइटर कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये इल्तुतमिश के दरबारी लेखक थे। याद रखिएगा, ये इल्तुतमिश के समय के लेखक थे। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबारी लेखक थे। आई थिंक इतना काफ़ी होगा इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से रासायनिक यौगिक नहीं है। पूछ रहा है कि कौन से रासायनिक यौगिक नहीं। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, तो ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, यानी कि ये कंपाउंड है। ये भी कंपाउंड है। हमसे पूछा कंपाउंड नहीं है। वायु एक कंपाउंड नहीं होता है। तो वायु होता क्या है? वायु तो सिंपल कोई एक चीज़ है नहीं, वायु एक मिक्सचर होता है। याद रखिएगा, वायु कंपाउंड नहीं होता है, वायु क्या होता है? मिक्सचर होता है। बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, तो ये भी बना हुआ है मिलकर। ठीक है, तो यानी कि वायु इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हो कि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो आप आंसर लाहौर मार के आ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें याद रखिएगा कि फतेहपुर सिकरी को बनवाने में 11 वर्ष लगे थे। फतेहपुर सिकरी को बनवाने में 11 वर्ष लगे थे। फतेहपुर सिकरी 1569 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। तो कब से? 1569 से 1585 तक। सन 1585 के बाद अकबर को उच्चबेग आक्रमण का समय करने के लिए लाहौर जाना पड़ा। तब से वह सिकरी में कभी कभी बहुत ही थोड़े समय के लिए आ पाते थे। ठीक है, तभी से वो क्या किए कि लाहौर में अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अकबर आए हैं, तो अकबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि अब यहाँ पे अकबर से थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अकबर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। तो सबसे पहले अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में। गुरदासपुर ज़िले में कहाँ पे? कलानौर नामक स्थान पे, कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उस समय इनकी आयु कितनी थी? तो याद रखिएगा मात्र 13 वर्ष 4 माह के थे ये। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा कि रॉल्फ फिंच अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। रॉल्फ फिंच कौन है? तो रॉल्फ फिंच जो है 1588, रॉल्फ फिंच। ठीक है, तो रॉल्फ फिंच से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रॉल्फ फिंच कौन है। तो रॉल्फ फिंच 1588 में अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। ठीक है, पहले अंग्रेज व्यक्ति जो अकबर के दरबार में आए हैं उनका नाम है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच याद रखिएगा। ठीक है, तो बस चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था त्रिम्बकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी पर क्या उगाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में चूने की कमी, फास्फोरस की कमी और कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी द्वारा घर के निर्माण के लिए ईंटें बनाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी पे उगने वाला महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? काजू, टेपिकोका, कॉफ़ी और रबर। ठीक है, तो आपसे जो ऑप्शन में होगा आप वो मार्क करके आ सकते थे, काजू, टेपिकोका और कॉफ़ी और रबर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फसल हैं कहाँ की? लेटेराइट मिट्टी की।
अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हरम का क्या अर्थ होता है? मुगल काल में हरम का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, जब एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती थी तो उनको एक स्थान पे रखा जाता था, वह स्थान हरम कहलाता था। इससे पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता था। ठीक है, अगर इसमें अगर ऑप्शन दिया होता तो समझ में आता कि क्या ऑप्शन लगा सकते हैं। खैर, हरम का मतलब समझ लीजिए, आप इसी हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर सकते थे। ठीक है, एक इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, सिनोनिम्स ऑफ हम्बल, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलाइट। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु अंजू की माँ है। जो रेणु है, रेणु, ठीक है, रेणु अंजू की माँ है, यानी कि रेणु फीमेल है और अंजू तो फीमेल है ही है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अंजू की माँ है, अंजू रीता की माँ है, और ये जो अंजू है ना वो रीता की माँ है। ठीक है, यानी कि ये अंजू जो है रीता की माँ है। ठीक, तो पंकज अंजू का भाई है। अंजू का भाई कौन? पंकज है। ठीक, पंकज क्या है? अंजू का भाई है। तो रेणु का पंकज से क्या संबंध है? तो ऑब्वियस सी बात है, रेणु की बेटी अंजू और अंजू का भाई पंकज, तो रेणु का बेटा ही तो हुआ। तो पंकज से तो यानी कि बेटा, ऑप्शन में बेटा मार करके आ सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया था। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली मीराबाई चानू दूसरी भारतीय बनी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 20 में मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने 49 केजी में रजत पदक जीता और वेट लिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब इंडिया ओलंपिक में पदक जीता। तो मीराबाई चानू का जो वेट, मतलब कि पूछता है कि वेट कितना होता है, मतलब कि कितना वेट लिफ्टर करती हैं, तो 49 केजी का होगा ना, यहाँ पे यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 पदक। ठीक है, तो कैसे देख लीजिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, तो इसमें क्या है, 5 + 8 और +6, कुल मिलाकर कितने हुए? 19, जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। तो याद रखिएगा, अगर हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ ले कि कौन सा स्थान, तो 24वां। ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 8, सबसे ज़्यादा किस में? तो एथलेटिक्स में 8, शूटिंग में 5, ठीक है, और बैडमिंटन में 4, और टेबल टेनिस में और तीरंदाजी में 1-1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछ ले तो एथलेटिक्स, फिर उसके बाद शूटिंग, उसके बाद बैडमिंटन, फिर टेबल टेनिस और तीरंदाजी, याद रखिएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की पदक संख्या दोहरे अंक में पहुंची। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में रहा था, जब उसने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि गौरतलब है कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई थी। तो पूछ सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो कब से हुई थी? तो 1960 में। लेकिन भारत ने 1968 में पहली बार भाग लिया। तो ये पूछ सकता है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1960 में। भारत ने कब भाग लिया? तो 1968 में। ठीक है, 1984 के पैरा ओलंपिक से भारत इन खेलों में लगातार भाग लेता आया है। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं पैरा ओलंपिक से, ध्यान में रखिएगा। टोटल पदक पूछा था तो आप 19 मार्क करके आ सकते थे। ठीक है, स्थान पूछेगा तो 24वां। ठीक, 24वां। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो एथलेटिक, ठीक, फिर शूटिंग, फिर बैडमिंटन, फिर टेबल टेनिस और तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है IAF। तो IAF से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा होगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, और इसके चीफ पूछेंगे तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन GDP ग्रोथ रेट से पूछा था कि GDP ग्रोथ रेट 2021 का कितना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 9.2%। क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सीरीज थी। जैसे दिया है 2, 4, 16, 64, 36, 216, 64, फिर अगली नंबर बताना था कि क्या होगा। जैसे ये देखिए 2 के पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 के पावर 2 है, और ये 4 का क्यूब है, ये 6 का पावर स्क्वायर है, और ये 6 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 512 इज राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।